एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीटली देख लिया था। हम लोग ने वहां पे डिस्कशन कर लिया था रुदरफोर्ड का, फिर तुम्हारा बोर का, फिर वहां पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन खत्म कर दिया है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग आज के जो लेक्चर में बात करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले हैं भाई। कि भाई स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, किनके वजह से न्यूक्लियस बनता है। ओके, कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक होने वाला है। ओके, तो ध्यान से एक जगह बैठ जाइए, जो भी खाने पीने का सामान है एक जगह ले लीजिए और वन शॉट पूरा लेक्चर खत्म कीजिए। ओके, और जो भी मेन पॉइंट लग रहे हैं वो फटाफट अपना नोट्स बना लीजिए। ओके, चलो। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस जनरली क्या होता है, मान लो तुम्हारा जो एटम है, अगर एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं, लेट्स से ये मेरा ये एटम है और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां से ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हटा दूं, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हटा दूं, तो जो पार्ट बचता है सेंटर में, दैट इज योर न्यूक्लियस, जहां पे मोस्ट ऑफ द मास एटम का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे इसके अंदर होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर जनरली हम लोग देखने जाए तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस is made up of proton and न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन, इसको हम लोग एक कंबाइन नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ओके, कंबाइन एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। ओके, अब अगर हम लोग जनरली देखने जाए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई भी जिक्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। यहां पे हम सिर्फ बात करेंगे वो जो सेंटर वाला पार्ट है, जहां पे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मास लोकेटेड होते हैं, सारे के सारे जो मास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हम लोग वहां की उसकी बात करेंगे। ओके, सो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे एटम के, तुम्हारे एलिमेंट के नंबर ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। ओके, सो जनरली तुमको पता होगा भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुमको पता होगा, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझसे बेहतरीन तरीके से तुमको ये सब चीजें पता होगा। ओके, नेक्स्ट वहीं पे हम लोग बात करते हैं मास नंबर की। किसकी बात करते हैं, मास नंबर की, मास नंबर, या फिर जिसको हम लोग जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज दिस ए, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है दैट इज कंबाइनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन कंबाइन प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर। तो हर बार मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलूं, इससे अच्छा मैंने दोनों को एक कंबाइन नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। ओके, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं व्हाट इज मास नंबर, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। याद रखना, अभी तुमको थोड़ा सा हैबिट बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों की साथ में बात हो रही है। ओके, दोनों की साथ में बात हो रही है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द
न्यूक्लियस। क्लियर? जनरली हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा ए से। ओके, और अगर तुम देखने जाओ तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म, हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? दैट इज एक्स, एक्स इज योर एलिमेंट, हाँ या ना? यहां पे आता है जेड, जेड इज योर एटॉमिक नंबर, और ऊपर आता है ए इज योर मास नंबर। तो इन जनरल फॉर्म में, इन जनरल हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, बराबर? दैट इज एक्स, एक्स इज योर एनी एटॉमिक नेम, योर एलिमेंट नेम। व्हाट इज जेड? जेड इज योर एटॉमिक नंबर, एंड व्हाट इज ए? इज नथिंग बट अ मास नंबर। एटॉमिक नंबर कहां से पता चलता है? एटॉमिक नंबर पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब यहां पे ना बहुत लोग को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिसाइड करता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। द आंसर इज नो, इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करता। तुम लोग बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। द आंसर इज नो। अभी जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, लेट्स से हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बट उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंस एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या उसका एटॉमिक नंबर 0 होगा? द आंसर इज नो। इसलिए हमेशा डिसाइड करना है कि कौन डिसाइड करेगा एटॉमिक नंबर। तुम्हारा एटॉमिक नंबर डिसाइड करने वाला होता है प्रोटॉन। ऑलवेज रिमेंबर, कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन डिसाइड करता है। और मास नंबर कौन डिसाइड करता है? दैट इज ए हमेशा डिसाइड होता है न्यूक्लियन की वजह से। एंड व्हाट इज न्यूक्लियन? दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? अगर किसी भी एलिमेंट को हमको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से अगर मेरे को हीलियम को करना है तो He, नीचे आ जाएगा उसका एटॉमिक नंबर दैट इज 2, एंड ऊपर आ जाएगा उसका मास नंबर दैट इज 4। ओके, तो ये हो गया हीलियम का रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो जिसका भी रिप्रेजेंटेशन हमको करना है, बस एक चीज का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहां पे होना चाहिए तुम्हारा Z और यहां पे होना चाहिए तुम्हारा A। क्लियर? व्हाट इज Z? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज A? द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में। ओके, चलो नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट या फिर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस तुम बोल सकते हो। सबसे पहला हो जाता है आइसोटोप्स, फिर आता है तुम्हारा आइसोबार, फिर आता है तुम्हारा आइसोटोन। ओके, तो एक एक करके देखेंगे व्हाट इज आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोबार एंड व्हाट इज आइसोटोन। ओके, तो अगर आइसोटोप्स की बात करें तो कहीं ना कहीं तुमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है ये चीज, ज्यादा हम लोग ने कोई नई चीज नहीं देख रहे हैं। तो व्हाट इज आइसोटोप्स? बेसिकली आइसोटोप्स होता क्या है? द एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है कि सेम एटॉमिक नंबर, तो वो भी चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कहीं ना कहीं उसका मास नंबर अलग अलग होगा। ओके, द एग्जांपल इज, सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज योर हाइड्रोजन। ओके भाई, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप है, यस और नो? एक तो मतलब 3 आइसोटोप से देखने जाए तो एक तो हाइड्रोजन खुद हो गया, एक हो गया तुम्हारा H2। देखो सबका नीचे नंबर, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मतलब सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 1 1 1 है, सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1। ओके, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूक्लियन की, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन हाइड्रोजन के पास 1 है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। यहाँ पे H2 है। ओके, तो H2 है मतलब क्या भाई? उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियन 2 है, मतलब उसका मास नंबर 2 हो गया। H3 मतलब उसका मास नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब उसके पास न्यूक्लियन कितने हैं? 3 है। तो यहां पे ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स है, दैट इज हाइड्रोजन, तुम्हारा H21 जो होता है वो होता है तुम्हारा ड्यूट्रियम, और ये हो गया तुम्हारा ट्रिटियम। ओके, तो ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों आइसोटोप्स है। वैसे हीलियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है देखो 2 2 सेम है, दोनों का बेस सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है, बट ऊपर अगर हम लोग देखने जाए 3 4 मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन अलग अलग है। न्यूक्लियन मतलब भाई कंबाइनली तुम्हारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो अलग अलग है, इसलिए भाई इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, याद रखना। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? तो द एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार्स क्या होते हैं? तो एटम हैविंग सेम मास नंबर, जिनका ए सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनके अंदर प्रोटॉन अलग अलग होंगे। प्रोटॉन अलग अलग होंगे तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं भाई एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो डिसाइड करता है ना एटॉमिक नंबर। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो एटम हैविंग सेम मास नंबर, मतलब ए सेम होगा, उनका ए ऊपर वाला सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनका प्रोटॉन अलग होगा, मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा। तुम ऐसा लिखना चाहो नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो भी लिख सकते हो, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे एग्जांपल देखो, तो He का ये वाला पार्ट उठा लो, ये हीलियम का एक आइसोटोप्स है तो ये उठा लो, और ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स है तो ये उठा लो। अब यहां पे तुम ध्यान दोगे तो देखो दोनों का ए सेम है, दिख रहा है, दोनों का ए सेम है, दोनों का ए क्या है? सेम है। ए सेम है मतलब भाई दोनों का मास नंबर सेम है। बट नीचे ध्यान दो भाई, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। बात में आ रहा है? तो भाई यहां पे 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहां पे 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब यह है कि वहां पे एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब कि भाई जिसका मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट दोनों का जो एटॉमिक नंबर होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर? बात में आ गई? व्हाट इज थर्ड वन? दैट इज योर आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन्स? द एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, भाई उसके पास क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसका एग्जांपल है तुम्हारा, हम लोग ने ट्रिटियम लिया है और हीलियम लिया है तुम्हारा, ये रेगुलर वाला हीलियम है, देखो 4 है ना, 2 और 4 बोला तो ये रेगुलर वाला हीलियम हो गया तुम्हारा। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखो दोनों के अंदर प्रोटॉन तो अलग अलग है, दिख रहा है भाई, इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, ये नीचे वाला ये डिसाइड करता है ना प्रोटॉन, तो यहां पे 1 प्रोटॉन है, इसके पास कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। तो भाई ये तो कहानी सही हो गया, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों के पास प्रोटॉन तो डिफरेंट हो गया, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब जरा ध्यान दो ऊपर, अब ये जो 3 है ये क्या होता है? इसके अंदर तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या होता है? न्यूट्रॉन। मैंने बताया ना न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखने जाए तो 3 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसमें से प्रोटॉन कितना है? 1, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा इसके पास? 2, तो इसके पास आ गया 2 न्यूट्रॉन। अब यहां पे देखो इसको न्यूक्लियन कितना है? इसके पास 4 न्यूक्लियन है, 4 न्यूक्लियन है, इसका मतलब क्या है भाई? 2 उसमें से प्रोटॉन है और 2 उसमें से न्यूट्रॉन है। नीचे देखो ना प्रोटॉन 2 बना हुआ है, तो 4 - 2 करोगे तो दैट विल बी 2, यस और नो? तो यहां पे दोनों के पास जो न्यूट्रॉन है वो सेम है, दैट इज 2 2। इसके पास भी न्यूट्रॉन 2 है, इसके पास भी न्यूट्रॉन 2 है, तो यहां पे ये एक दूसरे क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए? आइसोटोन्स। मतलब एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? बात समझा? समझ में आया तीनों कहानी? व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। ओके, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, याद रखना। ओके, छोटे क्वेश्चंस में ये चीजें पूछी जाती है, तो एग्जांपल भी दे दिया करो साथ में। ओके, क्योंकि जितना तुम एग्जांपल दोगे उतना चीजें तुमको अच्छे से क्लियर होगी और सामने वाले तक तुम्हारी बात अच्छे से पहुंचेगी। देखो एग्जामिनर क्या है मालूम है क्या? एग्जामिनर है ना, तुमको समझना चाहता है कि तुमने पढ़ाई की है कि नहीं की है, तुमने मेहनत किया कि नहीं किया। तो जब तुम कोई भी आंसर लिखते हो तो उसके साथ अगर एग्जाम्पल दे देते हो, डायग्राम बना देते हो, ओके, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हो, तो उसको समझ में आता नहीं ये बंदे ने पढ़ा है, तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा जो पेपर है वो बोलते हैं ना, वो समझ जाएगा, तो वो तुम्हारा पेपर अच्छे से सॉल्व करना चालू करता है, मतलब अच्छे से चेक करेगा, तुमको मार्क्स अच्छा देगा ऐसा। अब तुम एग्जामिनर को घुमाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई ये घुमा रहा है, इसने पढ़ाई नहीं की है, तो फिर मार्क्स भी तुमको वैसे ही देगा वो, ऐसा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर यूनिट फॉर मेजरिंग द मासेस। ओके, अब जनरली जो तुम्हारे बड़े बड़े मासेस होते हैं, जो 1 किलो 2 किलो 4 किलो बड़ा मास है, तो किलो इज द यूनिट, ओके, केजी इज द यूनिट। बट यहां पे द अमाउंट बहुत छोटा है भाई, मास बहुत छोटा है। सिंस मास बहुत छोटा है तो यहां पे अलग अलग टाइप के तुम्हारे यूनिट है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला यूनिट जो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज केजी। केजी हम सबने पढ़ा हुआ है, यस और नो? दैट इज किलोग्राम, यस और नो? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द योर मास। अब यहां पे देखो, अब अगर हम लोग जनरली देखने जाए तो सबसे छोटा हमारे पास पार्टिकल फिलहाल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, क्वार्क, ये सब होते हैं, बट फिलहाल हम लोग उसमें घुसने वाले नहीं है।
हाँ, हमारे पास सबसे छोटा फिलहाल जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1। हम लोग जनरली 9.1 लिखते हैं, बट एक्चुअल तुम देखने जाओगे तो 9.109, उसके बाद भी और डिजिट है, इंटू 10⁻31 kg, मतलब ये कितना छोटा है। वहीं अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को देखने जाओ तो मास ऑफ न्यूट्रॉन तुमको थोड़ा सा भारी मिलेगा। देखो जरा यहां पे अगर तुम देखोगे तो 1.6749 है और यहां पे 1.6726 है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन से। हाँ, दोनों का पावर सेम है। ये भी अगर तुम एक्चुअल में 2 डिजिट देखने जाओ तो हम लोग जनरली ऐसे ही लिखते हैं 1.67, और यहां पे भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27। तो ऐसे तो हम मानते हैं कि भाई दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। बट अगर एक्चुअल में हम देखने जाए तो एक्चुअल में कहानी क्या हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा भारी है, ओके, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है, दैट इज 1.6749 है, और तुम्हारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1.6726 है, ओके। अब ये वैल्यू याद करने की जरूरत है क्या सर? नहीं, वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसेशन नहीं है कि भाई अपने को वैल्यू याद करना है। हाँ, बस अपने को पता होना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन थोड़ा सा वजन ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, किससे? एज कंपेयर टू प्रोटॉन से, एज कंपेयर टू प्रोटॉन से, ओके। अब ये बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग ने एक नया यूनिट डिसाइड किया जो कि ऑलरेडी तुमको पता है, दैट इज AMU, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। इसको हम लोग बोलते थे, याद है, एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये तुमने ये चीजें पढ़ी है और मेरे से बेहतरीन तरीके से तुमने पढ़ी होगी। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, याद आया? ओके, जिसको हम लोग U से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको U में कन्वर्ट करके देखें ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है, देखो कितना छोटा मास है, दैट इज 0.0055, ओके, मतलब ऑलमोस्ट ये 3 डेसिमल, हाँ 0 से 3 डेसिमल छोटा है, याद रखो कितना छोटा है। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वैसे तो हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं भाई, 1U, बट एक्चुअल में वो 1U नहीं होता, वो बहुत क्लोज होता है 1 के, दैट इज 1.0078। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन के लिए देखने जाए तो 1.0086। अगेन मैंने बताया कि भाई तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा हैवी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ओके। तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा वजन है उसका, किसका? प्रोटॉन से। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0086, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ लेते हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.0078, जिसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हीलियम का जो मास होगा वो कितना होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन का आंसर ये हो गया 1 + 1 2, और ये हो गया 1 + 1 2, दैट इज 4। बट एक्चुअल में तुम देखने जाओगे तो साथ में तुम्हारे डेसिमल भी आ रहा है, याद रखना, वो डेसिमल हम लोग कंसीडर नहीं करते, बट एक्चुअल में वहां पे वो डेसिमल होता है। क्लियर? बात में आ गया। अब एक और नया यूनिट आया, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी यूनिट, ओके, एनर्जी मास इक्विवेलेंट। और ये कहानी कहां से आई? ये कहानी आई आइंस्टाइन इक्वेशन से। भाई ये E = mc², बहुत फेमस इक्वेशन है, सबने पढ़ा होगा, where E is nothing but a energy, M is nothing but a mass and C is nothing but a speed of light। तो यहां से बेसिकली अगर तुम कभी पेपर पढ़ो, कभी अगर पेपर पढ़ने का शौक होगा तुमको, रिसर्च पेपर, तो कभी ना ये कहानी कभी दी नहीं, आइंस्टाइन ने कभी ये कहानी दी ही नहीं। E = mc² कभी डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन क्या है मालूम है? डिफाइंड है M = E/c²। उन्होंने कहानी दी मास के लिए। उन्होंने बोला कि भाई मास, एक्चुअल में मास का डेफिनेशन ही नहीं था, तो उन्होंने मास को डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि भाई मास अगर चाहिए मुझे तो एनर्जी /c² करो, तब तुमको मास मिलेगा। और उसी चीज को हमको पता है भाई, हम तो आलसी हैं, तो हमको M = E/c², कौन याद रखे? अब तो उसको हमने बना दिया E = mc² हमारे बेनिफिट के लिए। तो ऐसा नहीं E = mc² गलत है, बट एक्चुअल में तुम देखने जाओगे तो वहां पे मास डिसाइड है, मतलब मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या किया? मास का डेफिनेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बोला गया कि भाई तुम्हारा जो 1U होगा वो लगभग बराबर होगा, दैट इज 931.5 मेगा EV/c²। मेगा EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा EV/c²। C इज नथिंग बट योर स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना, ओके। तो 1U किसके बराबर होगा? 1U बराबर होगा 931.5 मेगा EV/c²। तो अगर यहां पे तुम U को मल्टीप्लाई करोगे, ये U को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? दैट इज 0.511
मेगा ईवी पर सी स्क्वायर, मतलब लगभग आधा, हाफ मेगा ईवी आएगा, हाफ मेगा ईवी, कितना छोटा सा वैल्यू है। बट वहीं पे अगर तुम देखने जाओ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो लगभग ये 1 है, तो लगभग तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के मतलब उसके ही आसपास रहेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। दैट इज 938 और इसके लिए 939, थोड़ा सा बड़ा होगा ऑब्वियसली, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके, और मास ऑफ प्रोटॉन उतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा एज कंपेयर, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा न्यूट्रॉन से। तो दैट इज 938 और एक आता है 939। यूनिट विल बी मेगा ईवी बाय सी स्क्वायर, मेगा ईवी बाय सी स्क्वायर। तो कहीं पे भी अगर यू में दिया रहेगा ना मास, तो उसको कन्वर्ट करना है मेरे को मेगा ईवी बाय सी स्क्वायर में, तो यहां पे ये कर दो। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, क्लियर, बात समझ आ गया। दैट इज 931.5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, सॉरी एवरीवन, समझ में आ गया, तीनों यूनिट अच्छे से समझ में आ गया, ओके। दैट इज योर केजी, एएमयू एंड योर एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ओके। ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस है, मतलब मास को हम लोग ने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी है तुम्हारा साइज ऑफ न्यूक्लियस की, ओके। साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर तो बहुत छोटा साइज ऑब्वियसली, ओके, एटम से बहुत छोटा साइज है। मतलब एटम अगर तुम्हारा 10⁻11 के आसपास है, 10⁻12 के आसपास है, तो ये 10⁻15 के आसपास होता है, ओके। तो अगर तुम्हारा मान लो कि लेस से कंसीडर करने के लिए, तुमको इमेजिन करने के लिए बता देता हूं कि अगर एक फुटबॉल ग्राउंड है, अगर फुटबॉल ग्राउंड को मान लो तुम एटम मानते हो, एक फुटबॉल ग्राउंड को अगर तुम एटम मानते हो, तो उस फुटबॉल ग्राउंड में एक जो फुटबॉल रखा हुआ है ना, दैट इज योर न्यूक्लियस, ओके। बात समझ रहा है, दैट इज योर, कंपेरेटिवली समझा रहा हूं तुमको कि भाई उसके अंदर एक स्पीयर कंसीडर कर लो उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। तो अगर फुटबॉल ग्राउंड अगर एक एटम है, तो वो जो फुटबॉल है ना, जो सेंटर में रखा हुआ है, दैट इज योर न्यूक्लियस। तो एज कंपेयर टू एटम, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। और अगर हम लोग देखने जाएं तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन, हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसका वैल्यू हमको पता है, दैट इज R इज इक्वल्स टू R0 A टाइम्स ऑफ 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, दैट इज क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, ओके। अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो R0 इज कांस्टेंट, R0 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू हमको पता होता है, दैट इज 1.2, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, तुम लोग चेक कर सकते हो, -15 मीटर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, तुम लोग देख सकते हो कि भाई R0 का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके। तो यहां पे कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोल सकता हूं कि भाई जो रेडियस है न्यूक्लियस का, जो रेडियस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो डिपेंड कर रहा है ए पे। ए बोले तो तुम्हारा मास नंबर, वो मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, ओके। वो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा उसके क्यूब रूट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं भाई जो आर है, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ किसके, मास नंबर से, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। मास नंबर बोले तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टुगेदर। क्लियर, बात में आ गया, हाँ या ना, ओके। सो अगर यहां पे हम कहानी देखने जाते हैं कि भाई व्हाट विल बी द योर क्या बोलते हैं वॉल्यूम, अगर हम बात करें कि भाई वॉल्यूम क्या होगा उसका, अगर मैं मान लूं कि एक स्पेरिकल शेप है ये, तो वॉल्यूम क्या ही हो जाएगा अगर हम देखने जाए तो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम, मेरे को पता है अगर ये एक स्फीयर है तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना, ओके। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यस और नो। दिस इज द किसका वॉल्यूम, किसका, भाई न्यूक्लियस का, ओके। अब मेरे को पता है व्हाट इज आर, आर का वैल्यू यहां पे है, यहां से यहां पे पुट कर दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर के जगह क्या पुट कर दूंगा, दैट इज R0 इन ब्रैकेट a 1/3 डिवाइड बाई और 3, तो स्क्वायर, और ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना, कट जाएगा ना, क्यूब है ना, तो क्यूब रूट और क्यूब तो कट जाएगा, तो यहां पे मेरे को क्या ही मिलेगा, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए। तो यहां पे मेरे को वॉल्यूम मिल गया किसका, न्यूक्लियस का, तो ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। क्लियर, बात समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है, यह न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ये न्यूक्लियस का रेडियस,
ओके। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करने गए न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करें तो तुमको क्या लगता है भाई, हमारे पास मास है, हमारे पास वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का मास हमको पता होता है, तो न्यूक्लियस का मास ले लो, वॉल्यूम ले लो, उसको डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो क्या आता है आंसर, एंड कमेंट करो कि भाई व्हाट इज द न्यूक्लियस का फॉर्मूला, व्हाट इज द न्यूक्लियस का फॉर्मूला। लेट्स से कि हमारे पास टोटल अगर हम देखने जाए तो टोटल मास कितना होगा। ओके, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो लेट्स से कि एक न्यूक्लियन का मास जो है वो तुम्हारा m है, मतलब वो प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, क्योंकि दोनों सेम, लगभग दोनों सेम है, तो उसको हम लोग m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। तो भाई मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ओके, वन न्यूक्लियन मतलब वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसका मास m ले लेते हैं, b m। अब मुझे पता है कि भाई एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियन होंगे, दैट इज a, हमको पता है ना, जितना उसका मास नंबर होगा उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे, तो टोटल मास विल बी दैट इज a टाइम्स m। ये टोटल मास आ गया। मेरे पास वॉल्यूम है तो मैं बोल सकता हूं ना भाई व्हाट विल बी द डेंसिटी। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा तुम्हारा मास, तो टोटल मास क्या है तुम्हारा a इंटू एम, टोटल वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, दैट इज 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, है ना, यहां से ए गेट कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, दैट बिकम 3m डिवाइड बाय 4 पाई आर नॉट का क्यूब, है ना, दैट इज 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब अगर हम लोग देखने जाए सारा वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, सब चीज सब्स्टिट्यूट करें, तो हमको जो आंसर मिलेगा, देखो सब कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। अगर हम लोग पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो हमको आंसर मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻17, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻17, हाँ या ना, ओके, केजी मीटर पर क्यूब, ओके, केजी मीटर पर क्यूब, ये कहानी मेरे को मिलेगा। ओके, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास अभी तक सबसे ज्यादा जो डेंसली एटम है, जो डेंसली एलिमेंट है, वो है ऑस्मियम, और ऑस्मियम का वैल्यू है 10⁻4 के आसपास, जो कि 10⁻17 बहुत बड़ा, कैलकुलेशन से बहुत बड़ा आ रहा है, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये वैलिड चीज नहीं है, ये जो डेंसिटी है ना, ये वैलिड चीज नहीं है, ये भाई डिपेंड नहीं करेगा। ओके, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, हम लोग ने अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है, डेंसिटी में हम कभी कंफर्म नहीं हुए हैं, क्योंकि कारण ये है कि अगर इसके अंदर मैं सारा वैल्यू पुट करता हूं और डेंसिटी का वैल्यू निकालता हूं, तो मेरे को आंसर मिल रहा है 2.3 इंटू 10⁻17। बट ऑस्मियम जो अभी तक सबसे डेंसली जो एलिमेंट है मेरे पास, एटम है मेरे पास, वो कौन सा है, उसका वैल्यू है दैट इज 10⁻4 के आसपास। तो कहां 10⁻17, कहां 10⁻4। ओके, तो अभी तक इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन, समझ में आया व्हाट इज रेडियस, वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर फोर्स, ओके, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने कहीं ना कहीं 11th में पढ़ा था, याद है, फंडामेंटल फोर्सेस। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में ये वन ऑफ द फोर्स है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स among all other fundamental forces। तुम्हारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू बाकी फोर्सेस, बाकी फोर्सेस में से ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। ओके, हाँ, बस प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्टेंस, जो इफेक्टिव डिस्टेंस, ये बहुत कम, बहुत कम, मतलब मान लो लगभग 10⁻15 के आसपास, लगभग 10⁻15 के आसपास, जिसको तुम लोग फेम्टोमीटर, एफएम बोलते हो ना, फेम्टोमीटर, उतना इसका रेंज है। ओके, अगर वो रेंज से ज्यादा दूर चला गया तो भाई ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये उतना ज्यादा काम आने वाला नहीं है, और यही एक कारण है कि जो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को बांध के रख रहा है। अब देखो ना, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हाँ या ना, चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज, भाई प्रोटॉन के पास है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है।
सिंस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यस और नो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो अलग होना चाहेगा ना, बट वो अलग नहीं हो पा रहे। क्यों अलग नहीं हो पा रहे? क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर कोई फोर्स है जो क्या कर रहा है, उनको बाइंड करके रखा है, एंड दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। तो मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स is greater than इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, बट ये हर बार हुआ क्या? नहीं, अप टू सर्टन लिमिट, अप टू सर्टन डिस्टेंस। और लगभग वो डिस्टेंस कितना रहेगा? 10⁻⁻15 के आसपास, 10⁻⁻15 के आसपास वो डिस्टेंस रहेगा। हाँ, डिस्टेंस अगर इससे दूर हो गया, इससे ज्यादा हो गया, ओके, मतलब 10⁻10 हो गया, 10⁻12 हो गया, 10⁻5 हो गया, तब न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग तभी तक है जब डिस्टेंस बहुत कम है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये स्ट्रांग है। ओके, यही इसका ड्रॉबैक है तो बहुत ताकतवर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो बहुत ताकतवर है। हाँ, बट ये है कि भाई उसका डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? क्लियर? कहानी समझ में आ रहा है? व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? ओके, ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है अपने को। ओके, चलो, सो ये सारा बेसिक चीजें था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई तुम्हारा व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू द मास नंबर, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर अगर यहां तक देख लिया है तो आज के लिए आज का लेक्चर अगर यहां तक देखा है तो लेक्चर को लाइक कर देना है। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो भाई चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाना, याद रखना, और बेल आइकन जरूर दबाना कि जैसे ही अपलोड हो वीडियो तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।